of class 10th. As in our last lecture of civics, we have covered the power sharing in Belgium. We have seen one example also. Now, as I have left you on another example of Sri Lanka, from this particular example, this case study we will understand how the power sharing has made an impact in Sri Lanka. What were the major reasons of the major activities? So, as there is some basic information here, it is given that Sri Lanka is officially the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. इसको ऑफिशियली ये नाम से जाना जाता है। जैसे हर कंट्री का अपना अपना एक ऑफिशियल नेम होता है। जैसे इंडिया का भी क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया या रिपब्लिक ऑफ इंडिया उसको बोलते हैं ना, भारतीय गणतंत्र। वैसे जैसे अमेरिका अमेरिका हम लोग बोलते हैं, बट अगर कागजी नाम आप बोले जो उसका ऑफिशियल नाम होता है तो होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वैसे इंडिया का है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। सो ऐसे ही डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका इज एन आइसलैंड कंट्री। एक आइसलैंड कंट्री है। आप सबको मालूम है कि जो इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप को अगर आप ध्यान से देखो तो जो थोड़ा सा बन नहीं पा रहा है, इंडिया के मैप में यहाँ किनारे पर यहाँ पे ऐसे श्रीलंका है। चारों तरफ क्या है, ये सब क्या है, समुद्र है। ठीक है, ये सब क्या है, समुद्र है। तो हर तरफ समुद्र से घिरा हुआ जो चीज होता है उसको क्या बोलते हैं, आइसलैंड बोलते हैं। तो कह रहे हैं इज एन आइसलैंड कंट्री। ये जो श्रीलंका है, दिस इज एन आइसलैंड कंट्री, दिस इज आइसलैंड कंट्री इन द नॉर्दर्न इंडिया ओशन, नॉर्दर्न इंडियन ओशन है ना। अब नॉर्दर्न इंडियन ओशन कैसे, क्योंकि ये जो है मतलब एक तरीके से इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो श्रीलंका के लिए नॉर्दर्न साइड में ये ओशन पड़ेगा, है ना। तो इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन साउथ एशिया। तो पहली चीज तो ये किस में आता है, एशिया में आता है। दूसरी चीज एशिया के कौन से पार्ट में आता है, साउथ एशिया, जिसमें इंडिया आता है, जिसमें हम लोग आते हैं। साउथ एशिया के इंडियन सबकॉन्टिनेंट के साउदर्न कोस्ट, है ना। इंडिया का साउदर्न हुआ क्योंकि ये कौन सा पोर्शन हो गया, नॉर्थ। ये कौन सा पोर्शन हुआ, नॉर्थ। और ये कौन सा पोर्शन हुआ, साउथ। तो एक तरीके से ये कौन सा कोस्ट, मतलब कौन सा कोस्ट, यानी अगर देखा जाए बंदरगाह इधर कौन सा लगेगा, तो साउदर्न, है ना। साउदर्न साइड में समुद्र का किनारा जो लगेगा, तो वही बोला कि इन द नॉर्दर्न इंडियन ओशन ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ the Indian subcontinent in South Asia, known until 1972 as Ceylon। श्रीलंका को 1972 तक सीलोन बोलते थे, ठीक है, सीलोन। श्रीलंका has maritime borders with India to the northwest and Maldives to the southwest। मेरीटाइम बॉर्डर का मतलब समुद्री हिसाब से अगर वो देखा जाए तो उसके बॉर्डर समुद्र मार्ग से जुड़े हुए हैं, ठीक है। मतलब किस श्रीलंका समुद्र से किससे किससे जुड़ा हुआ है, इंडिया से, और समुद्री बॉर्डर लगते हैं किसकी, इंडिया से, और इंडिया जो कि उसके नॉर्थ वेस्ट में है, और मालदीव जो कि उसके साउथ वेस्ट में, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट में इंडिया है, क्यों, क्योंकि जैसे आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज ईस्ट एंड सॉरी, ऊपर वाला हमेशा नॉर्थ होता है। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट। तो अब ये कह रहा है कि नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाला पोर्शन, नॉर्थ भी हो और वेस्ट भी हो, तो ये कहाँ पे होगा, इधर होगा, ठीक है। दिस पोर्शन, दिस इज नॉर्थ वेस्ट। तो कह रहा है कि इंडिया टू द नॉर्थ वेस्ट एंड मालदीव टू द साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट मतलब इधर, वो क्या होगा, मालदीव होगा, ठीक है। ये था उसका फिजिकल जियोग्राफिकल लोकेशन। अब नेक्स्ट की हम बात करें अगर, तो हम यहाँ पे ये देख रहे थे कि जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसकी,
उसमें हमने श्रीलंका के बारे में समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। इतनी कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका है क्या श्रीलंका में, जो वहाँ कास्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, कम्युनिटी जो लोग रहते हैं, कम्युनिटी का मतलब समुदाय, जो लोग रहते हैं उनको कम्युनिटी बोलते हैं। हम आप सबसे मिलकर कम्युनिटी बनेंगे, ठीक है। अब ये कह रहे हैं श्रीलंका में बेसिकली कितने लोग हैं, तो देखो एक तो लैंग्वेज जो बोलने वाले वो तमिल बोलने वाले लोग हैं, ठीक है। दूसरा बुद्धिस्ट, ऐसे लोग हैं जो बौद्ध धर्म है, तो सिन्हाला बोलते हैं। इसका क्या नाम है, सिन्हालीज, इसलिए इसका नाम है सिन्हाला बोलने वाले लोगों को सिन्हालीज बोला गया। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है सिन्हालीज, ये इंपॉर्टेंट भी है, नोट कर कि सिन्हालीज आर दोज पर्सन हु स्पीक सिन्हाला। सिन्हाला क्या है, बौद्ध धर्म का अपना बौद्ध लैंग्वेज है, तो दिस इज कॉल्ड सिन्हाला, ठीक है। तो 74% ऐसे थे जो सिन्हाला यानी सिन्हालीज बोलते थे, ठीक है, सिन्हाला बोलते थे, उन्हें सिन्हालीज कहते हैं। वो 74% है जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वो बुद्धिस्ट थे बस, ठीक है। वो कितने हैं, 14%, सॉरी 74%। नाउ सी, अब आप यहाँ पे अगर देखें तो बचे जो आपके 7%, वो उस 7% में 8, उसमें 7% दोनों बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं और सिन्हाली भी बोलते हैं, ठीक है। उनको वो क्रिश्चियन लोग हैं, वो 7% तमिल भी बोलते हैं और सिन्हाली भी बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें मुस्लिम 1% है, जो 7% के बाद तमिल्स हैं वो मुस्लिम है, कुछ ऐसे हैं तमिल जो मुस्लिम है। तो तमिल्स में अगर हम देखें तो मेजरली मुस्लिम्स ही हैं, और इंडियन उस जो तमिल है उसमें कुछ श्रीलंकन तमिल है, कुछ इंडियन तमिल है, ठीक है। इंडियन तमिल्स जो है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों है, जो श्रीलंकन तमिल है वो सिर्फ मुस्लिम, ठीक है। तो यानी हमने पहली बात तो जान ली, श्रीलंका में मेजर जो कम्युनिटी है वो हिंदू और मुस्लिम और क्रिश्चियन की है, ठीक है। हिंदू जो मुस्लिम्स हैं, है ना, वो तमिल बोलते हैं अक्सर करके। जो मुस्लिम्स मतलब जो मुस्लिम्स हैं, बेसिकली मुस्लिम तमिल्स हैं, वो क्या करते हैं, मतलब वो वहीं के लोग हैं, ठीक है। और दूसरी बात, सिन्हाला बोलने वालों की जो जनसंख्या है वो ज्यादा है, 74% है जो बुद्ध को मानते हैं, बौद्धिस्ट है, और जो तमिल बोलने वालों की जनसंख्या 18% है, ठीक है। उनकी जनसंख्या कितनी है, 18% ही है। तो क्या हुआ फिर, आगे क्या हुआ, अब होता क्या है कि ये इसमें रीजन क्या हुआ कि जब ये सब चीजें होने लगी, तो क्योंकि मेजर प्रॉब्लम तब आई, तो श्रीलंका गवर्नमेंट ने रूल्स बनाने शुरू कर दिए, है ना। और किसके लिए ज्यादा फायदेमंद दे दिया, सिन्हालीज के लिए। जो सिन्हाला बोलते थे उनके लिए सरकार ने रूल बनाते समय बहुत ही ज्यादा उनके लिए मतलब उनके साथ एक तरीके से बहुत ही लिबरल है, और उनके पॉजिटिव के लिए रूल बनाए, जिसमें कि जॉब्स वगैरह उनको देने के लिए रूल बनाया गया कि उनको पहले मिलेगा, उनको वरीयता होगी, एडमिशंस उनको पहले मिलेंगे, है ना। तो सिन्हालीज के लिए अलग से एक पूरा रूल बना, और इस वजह से वहां पे धीरे धीरे अंतरकलह शुरू हो गया। मुस्लिम को लगता था कि उनके हक को उन्हें नहीं दिया जा रहा था। फिर श्रीलंका इमर्ज्ड एज द इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, हम लोगों से एक साल बाद। गवर्नमेंट टुक मेनी स्टेप्स टू एस्टैब्लिश मेजॉरिटेरियनिज्म। इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड, एक कानून पास किया गया, कब, 1956 में, टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यही पहली गलती हुई। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि मेजर लैंग्वेज कहाँ पे थी, टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। सिन्हाला को एक ही सिर्फ और सिर्फ सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाए, इसके बारे में एक्ट पारित हुआ ऑफ श्रीलंका, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले सिन्हाला, इसलिए सिन्हाला को ऑफिशियल यानी वहां के जो ऑफिस की लैंग्वेज हो वो सिन्हाला हो। The preference was given to the Sinhala applicants for university position and government. सरकारी नौकरियों में, अभी जैसे मैंने बताया, जॉब में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में, इन सब जगहों में भी क्या हो गया, सिन्हाला को प्रीफरेंस दिए जाने की बात की गई। Moreover, government of Sri Lanka was insensitive to Tamil language and culture. जबकि एक तरफ
श्रीलंकन गवर्नमेंट जो थी वो इनसेंसिटिव थी टूवर्ड्स तमिल लैंग्वेज, जिस तमिल लैंग्वेज के तरफ वो इनसेंसिटिव थी, मतलब वो तमिल लैंग्वेज ज्यादा अच्छे से, मतलब एक तरीके से उसके बोलने वालों का वो ध्यान नहीं देती थी। फिर बात आती है कि और ना ही उनके कल्चर का ज्यादा वैल्यू देती थी। तो जब ये सब चीजें हुई, भाई अपोज जब भी होगा तो क्या किया जाएगा, जब भी ये सब चीजें होंगी तो अपोज किया जाएगा, है ना। जब कोई किसी के अस्तित्व की बात हो जाएगी, यहाँ पे अस्तित्व की बात होगी। फिर उन्होंने कहा जो इंडियन तमिल्स, जो तमिल्स थे, उन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, नॉट इंडियन तमिल्स, कि ऐसा है आप सिन्हाला अपना जमीन रखो, हमें को एक नई कंट्री हम छोटे से में बना लेते हैं और हम अपने हिसाब से रहेंगे। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने तानाशाही रवैये को जारी रखते हुए उसको खारिज कर दिया। और तब ये लोग एक अलग कंट्री की जब मांग कर रहे थे, उस समय ये बात उठी थी। और इसका रीजन क्या हुआ कि इन सब चीजों को लेकर के सिविल वार शुरू हुआ। सिविल वार मतलब उनमें से इनमें विद इन द कंट्री, ठीक है। तो सिविल वार चालू हुआ। By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil elam in northern and eastern parts of Sri Lanka. मतलब नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट में भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल संस्थाएं थी जो इंडिपेंडेंट तमिल एलम, मतलब एक स्वतंत्र तमिल राज्य की मांग कर रही थी। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज, है ना, टर्न्ड इनटू वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट। इन दो कम्युनिटीज के बीच में जो आपस का मतलब भेदभाव था, उस वजह से ये टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कम्युनिटीज, ये बदल गया किसमें, एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट, वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट, एक बहुत बड़े झगड़े में बदल गया। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर एज ए थाउजेंड ऑफ पीपल वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री। और कुछ ही समय बाद ये सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया, जिसमें कि बहुत सारे हजारों लोग जो है कंट्री से बेघर भी हो गए। दिस सिविल वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन, ये आज भी गोइंग ऑन है, ये सिविल वॉर जो है ये आज भी चल रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द प्रेजेंटेशन which was done by some student, but that was really a nice explanation in which we have studied that how the civil war has happened in Sri Lanka. Now this both, if we compare, then what we can say that Sinhala जो थे, रीजन क्या था वहां सिविल वार का, कि डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी ड्यू टू मेजॉरिटी, ये भी जान ले हम। सिन्हाला कम्युनिटी का जो डोमिनेंस था वो क्या था, ज्यादा था, है ना। डोमिनेंस ऑफ सिन्हाला कम्युनिटी ड्यू टू मेजॉरिटी। 1956 एक्ट मेड बाय सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। एक तो सिन्हाला के डोमिनेंस, है ना, ज्यादा लोग थे सिन्हाला बोलने वाले, तो उनका हर तरफ डोमिनेंस, वो हर तरफ हावी होके रहते थे, है ना, चाहे जहां हो। 1956 एक एक्ट मेड सिन्हाला एज द कंट्री ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्लियर कट कर दिया कि भाई जहां पे भी हमारे ऑफिस होंगे, कोई भी बात होगी, हमारे खुद की कंट्री में कोई ऑफिस होंगे, दैट एक्ट वाज 1956 एक्ट, और वो सिर्फ मेड सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज फेवरिंग सिन्हालीज इन यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड जॉब। ऐसी पॉलिसियां बनाई गई कि जिससे यूनिवर्सिटी पोजीशन हो या जॉब लेना हो या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, वो सब सिन्हाला को उसमें ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। ये एक्ट ये भी बोलता था कि भाई बुद्धिज्म को आप प्रोटेक्ट करिए, यानी उसको आप सुरक्षा दीजिए, और फोस्टर यानी बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा बुद्धिज्म बढ़ाइए। ये एक्ट में पारित हुआ था, ठीक है। तो इन सब की वजह से वहां सिविल वॉर शुरू हुआ था। तो अब हमने दोनों एग्जाम्पल से क्या देख लिया, दोनों एग्जाम्पल से हमने एक ये बात देखी कि जो पावर शेयरिंग होता है ना, पावर शेयरिंग ये एक तरीके से डिजायरेबल क्यों होता है, क्योंकि इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। ये क्या करता है, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म कर देता है। इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट
इसीलिए पावर शेयरिंग जरूरी है। डिजायरेबल क्यों है? क्योंकि भविष्य में अगर आप पावर शेयरिंग नहीं करेंगे तो भविष्य में क्या होगा, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो भी होगा, संभावना होगी लड़ाई की, कॉन्फ्लिक्ट की, एक दूसरे से कहीं आरोप प्रत्यारोप की, तो वो जो क्लैशेज या कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं उसकी पॉसिबिलिटी को कम कर देता है। इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट, और पावर शेयरिंग होती है तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी मिलती है। बेल्जियम में अगर हम बात करें और वहीं श्रीलंका में, दोनों में देखिए दो फर्क है। वहां हंसते खेलते पावर शेयरिंग हुई थी और यहाँ उसके लिए वार करना पड़ा। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके वहां की गवर्नमेंट ज्यादा खुशी थी और यहाँ पे बहुत सारी मतलब नुकसान हुए। तो इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट, पहली चीज। मोरल रीजंस, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। पावर शेयरिंग जो है स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेसी का वो क्या है, जान है। पीपुल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड, इसमें आम आदमी को भी राय होता है कि भाई आपसे कंसल्ट ले लिया जाए, तो पीपुल हैव टू बी राइट टू बी कंसल्टेड। ठीक है, अब करें फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ये मैंने ऑलरेडी वैसे तो बताया था, फिर से देख लेते हैं। पावर शेयरिंग के जो फॉर्म होते हैं, ये क्या होता है, पावर शेयरिंग इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। एक तो गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में ये शेयर होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, गवर्नमेंट में ये डिफरेंट लेवल पे शेयर किया जाता है। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, बहुत सारे सामाजिक संस्थाओं में पावर शेयर किया जाता है। पावर इज ऑल्सो शेयर्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स। पावर जो है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच, प्रेशर ग्रुप के बीच और मूवमेंट्स के बीच में भी शेयर होता है, मतलब एक दूसरे को दिया जाता है। तो दिस इज कॉल्ड द पावर शेयरिंग टाइप्स। अब गवर्नमेंट के हिसाब से अगर देखें तो गवर्नमेंट में तीन मेन बॉडी होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, है ना। लेजिस्लेचर जो होता है वो उसका काम क्या है, कानून बनाना, है ना, यानी व्यवस्था करना, व्यवस्थापिका, है ना। एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट लॉज, और जो सदन होता है, जो लोग होते हैं, एक तो क्या लेजिस्लेटर संसद हो गया, और एक हो एग्जीक्यूटिव जो लॉ को, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो जो एग्जीक्यूटिव हो गया वो क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है, कार्यपालिका होती है। और फिर जुडिशरी क्या करता है, जिस लेजिस्लेचर से जो लॉ बना हुआ है, इस लेजिस्लेचर से अगर कोई लॉ बना है, यानी अगर लेजिस्लेटर से कोई भी लॉ बना है, उस लॉ को सेम वे में ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं, इसकी मॉनिटरिंग के लिए यहाँ कौन होता है, जुडिशरी होता है। इसका मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन मेन ऑर्गन्स हैं जो पावर शेयरिंग में काम आते हैं। लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कीप अ चेक ऑन द अदर, ये तीनों एक दूसरे पे क्या दे रहते हैं, चेक एंड बैलेंस किए रहते हैं, कोई एक गड़बड़ तो नहीं है। दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर among various institution, ये क्या करता है, बैलेंस ऑफ पावर among various institution, मतलब बहुत सारे संस्थाओं में पावर among, दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ, तो बहुत सारे बैलेंस ऑफ पावर आता था इनके वजह से कि भाई बहुत सारी संस्थाओं में दिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है, शक्तियों का बराबर होना, इसी की वजह से बहुत सारे इंस्टीट्यूट में हो रहा था। दिस अरेंजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, इस अरेंजमेंट को चेक एंड बैलेंस भी कहा गया। गवर्नमेंट के लेवल पे कहाँ पावर शेयरिंग है उसमें बता रहा है, 6 लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, लोकल सेल्फ लेवल पे, और उसके बाद Under this arrangement, government and administration gives space to the diverse social group. इस अरेंजमेंट में गवर्नमेंट क्या करता है और एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस देता है किसको, अलग अलग सामाजिक संस्थाओं को। इन दिस वे मेजॉरिटी कम्युनिटीज, दूसरा एक तरीका है, बहुत सारे ऐसे कम्युनिटीज गेट ए फेयर शेयर इन पावर, वो गवर्नमेंट खुद ही उनको पावर में रखती है, बहुत सारे समूहों को, है ना। फिर क्या हुआ, इन डेमोक्रेसी डिफरेंट पार्टीज कम्पीट टू कम टू द पावर, डेमोक्रेसी जहां होती है और बहुत सारी पार्टीज आपस में
कॉन्टेस्ट करती हैं कि जिससे वो क्या हो जाए, पावर में आ जाए। इन केस नो पार्टी गेट्स मेजॉरिटी देन 2 or more parties फ्रॉम एन अलायंस टू कम टू पावर एंड फॉर्म कोलिजन गवर्नमेंट। कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी का बहुमत नहीं मिलता है तो वो किसी दूसरी पार्टी से हाथ मिला लेती है और फिर क्या होता है, वो दोनों पार्टी मिलाकर के गवर्नमेंट बना लेते हैं। तो ये भी एक तरीका है। अब हम बात किए थे जैसे कि जो केस पे बात किए थे उस केस पे आ जाते हैं। द एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग बेल्जियम और श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका में हमने पावर शेयरिंग ऑलरेडी आपको बता दिया कैसे होगा। बेल्जियम में तो मतलब बहुत ही आसानी से सारी चीजें हो गई थी, इवन वहां की गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव थी, लेकिन वही उल्टा श्रीलंका में वहां की गवर्नमेंट बहुत सेंसिटिव नहीं थी, इसकी वजह से उनको भुगतना पड़ा था। तो this was about your today's topic. We will learn some practice question.